हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका सेट नंबर 20 है। इससे पहले और हम लोग कुछ सेट कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और ये जो वीडियो बन रहा है इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका जो पीडीएफ है वो भी देख सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को और वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, ताकि जो और भी हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं बिहार सही दरोगा के लिए, उन तक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे और आपके लिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। तो आइए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व किया था। कब? 261 ईसा पूर्व। यहाँ पर 261 ईस्वी सन दिया है। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बहुत बढ़िया है, क्योंकि 261 दो को दिया है। आप 261 याद रखिएगा लेकिन गलत मारा जाएगा, लेकिन 261 ईसा पूर्व मरना है, मतलब बीसी मरना है हमें। तो कलिंग पर अशोक ने कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी आपको तोसली थी। कहाँ? तोसली कलिंग की राजधानी थी, जिस पर अशोक ने अधिकार कर लिया था। और ये राजा जो अशोक थे वो राजा कब बना था अशोक? तो 269 ईसा पूर्व में यह राजा बना था। कब? 269 ईसा पूर्व में। और यह मौर्य वंश से संबंधित था। और जो इससे पहले, मतलब राजा बनने से पहले, ये अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था राजा बनने से पहले। और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त नामक, मतलब साधु से लिया था। क्या? किसकी शिक्षा? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से। और कलिंग विजय का इसका जो उल्लेख है यह इसके किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में उल्लेख किया गया है। और शिलालेख का प्रचलन भी अशोक ने ही किया था। तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम। कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कोणार्क के मंदिर का जो निर्माण है यह नरसिंह देव प्रथम के समय हुआ था। यह एक सूर्य भगवान का मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह कहाँ है? तो ये आपको भुवनेश्वर, मतलब जो उड़ीसा है, उड़ीसा के भुवनेश्वर के जो पुरी है, पुरी जगह उसी के आसपास है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, और उससे थोड़ा दूर पर 50 किलोमीटर के लगभग दूरी पर कोणार्क मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और इसने जो नरसिंह देव प्रथम है यह किसकी उपाधि धारण किया था? यह महामल तथा वतापी कोंड का उपाधि धारण किया था। किस किस का? तब महामल तथा वतापी कोंड की उपाधि नरसिंह देव प्रथम ने धारण की थी। और उसने एक और मंदिर है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका भी निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने ही कराया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। ये किसके समर्थक थे? तो सुधा द्वैत के समर्थक ये थे। कौन? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं हम। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण क्या है? तो मेटामॉर्फिक जो चट्टान है इसका जो उदाहरण है, इसमें मतलब कौन है? तो जो मार्बल है यह मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। बाकी ग्रेनाइट, स्लेट और लाइमस्टोन ये सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम। शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलावट का पता लगाने के लिए, शुद्ध घी में जो वनस्पति घी का मिलावट पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यह निकल टेस्ट परीक्षण किया जाता है। और जो शुद्ध घी है उसको निकालने के लिए क्या शुद्ध निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाते हैं? तो वो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, जिसको उच्च ताप पर हाइड्रोजन के साथ वनस्पति से अभिक्रिया कराया जाता है, तब जाके शुद्ध घी निकलता है। अगर प्रक्रिया पूछेगा तो हाइड्रोजनीकरण। और किसके द्वारा परीक्षण का पता लगाया जाता है मिलावटी का? तो निकल टेस्ट द्वारा।
नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन मेमल नहीं है? कौन जो मेमल नहीं है मतलब स्तनधारी नहीं है? तो बकरा स्तनधारी है, गाय स्तनधारी है, और व्हेल जो मछली है लेकिन ये स्तनधारी में आता है क्योंकि बहुत विशाल जलीय जीव है। और मछली जो है यह जलीय जीव है और यह सरीसृप के अंतर्गत आती है। कौन? मछली सरीसृप के अंतर्गत आती है। छिपकली आता है, उसके बाद कछुआ आता है सरीसृप में, और उसके बाद आता है एक मगरमच्छ, वो भी सरीसृप में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी होगा। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? बोल रहा है कि इंद्रधनुष में लाल रंग जो है वो कौन क्रम पर होता है? मतलब पहले होता है, चतुर्थ पर होता है, या अंतिम में होता है, या पांचवें स्थान पर होता है? तो इसका ट्रिक क्या है? तो इसका इंग्लिश में एक ट्रिक है कि VIBGYOR, ये सभी जो कलर होता है इंग्लिश में नाम कलर का, उसका ट्रिक है। तो इसे भी से वॉयलेट हो जाएगा, और यहाँ से आर से रेड लास्ट में है। तो रेड कब आएगा? तो रेड आपको आएगा कब? रेड आएगा आपको अंत में। कब आएगा? रेड अंत में। तो इधर से जाइएगा तो रेड कहाँ पर आ रहा है? तो अंत में आ रहा है, क्योंकि VIBGYOR, तो रेड अंत में आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? भोजशाला जो मंदिर है वो कौन देवी जी का है? तो सरस्वती देवी जी का मंदिर भोजशाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट मैथ आ गया, ताइए हम बनाते हैं। बोल रहा है कि मेधा को अपना बैग 300 रुपये में बेचने पर 60 रुपये की हानि हुई। वो 300 रुपये में बेच रही है तो 60 रुपये की हानि, मतलब उसका जो CP है वो कितना है? वो पहले से कितना में खरीदी है? तो 360 रुपये में खरीदी है। तो 100% का वैल्यू तो हमें मालूम चल गया कि 360 रुपये होगा। उसके बाद बोल रहा है कि 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे बैग को कितने रुपये में बेचना होगा? तो जो 360 रुपया है ये हो गया कितना का वैल्यू? तो ये 100 रुपये का 100% का वैल्यू हो गया। हमें निकालना है 115%, क्योंकि 15% उसे लाभ चाहिए। तो 0 से 0, ये 2 पाँचे 10, और ये 23 पाँचे 115, 2 से ये कटाएंगे 18 बार में कटेगा। अगर गुना करिएगा तो गुना करने के बाद आपको 414 आएगा। कितना आएगा? 414। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नहीं बुझाया होगा तो वीडियो पुश करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंट कर दिया, हिंट का बना दिया हूँ। मैं ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको आपसे तब बन जाना चाहिए। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि तो क्यों अधिक आवर्धन देता है? तो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्घ्य कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट फिर से मत आ गया, ये तो बहुत सिंपल है। बोल रहा है कि 10 आदमी एक दीवार को 8 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? कुछ नहीं करना है, 10 × 8 बराबर 4 गुने पहले से आदमी कितना थे? तो पहले से 10 आदमी थे, और उसके बाद 1 से आदमी हमको लगाना है। मतलब कितना लगाना है ये मालूम नहीं है, यही निकालना है। तो ये 4 से 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, इधर हो गया 20, और उधर 10 + 1, तो x का मान निकालिएगा। 10 इधर आके घट जाएगा तो सिर्फ 10 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कठोर जल के धात्विक घटक कौन कौन है? तो कठोर जल के जो धात्विक घटक है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिल के दौरे का कारण क्या है? दिल के दौरे का जो कारण है वो क्या होता है? तो जो हृदय में जाने वाली रक्त वाहिनी होती है, अगर उसमें कुछ भी रुकावट होता है तो दिल का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि शरीर का एकमात्र अंग हृदय है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। आप सोए रहिए या जगे रहिए, कभी भी वो विश्राम नहीं करता है। तो स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव हो जाता है, मतलब हृदय की रक्त की आपूर्ति को अभाव हो जाएगा तो दिल का दौरा पड़ सकता है। और एक कारण है दिल का दौरा पड़ने का, तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ जाती है रक्त में, उससे भी दिल का दौरा पड़ सकता है। और आपका जो धड़कन है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है नॉर्मल में? तो नॉर्मल आपको 72 से 80 बार, वैसे 72 बार धड़कता है, लेकिन आंसर आपको 72 से 80 लेकर चलना है। और जो
धड़कन है वो एक सेकंड मतलब एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है, तो 70 ml एक धड़कन में रक्त पंप करता है। और एक धड़कन होने में अगर पूछेगा कि कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। 0.8 सेकंड एक धड़कन पूरा होने में समय लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? तो आइरिस या परितारिका के कारण भूरी, नीली और काली होती है। और आइरिस आइरिस का काम क्या है? और तो यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, माने आने वाली जो प्रकाश है उसको नियंत्रित करता है। और इसमें और जो आप सुने होंगे कोई किसी का कि उन्होंने अपने आँख दान दिया, तो आँख दान नहीं दिया जाता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें जो कॉर्निया होता है उसको दान दिया जाता है। किसको? कॉर्निया को। नेक्स्ट देखते हैं हम, पश्चिमी भारत में कौन से वंश चालुक्य का उत्तराधिकारी था? चालुक्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह राष्ट्रकूट था। कौन था? राष्ट्रकूट चालुक्य का उत्तराधिकारी था। और इस जो राष्ट्रकूट है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मानेखेट इसकी राजधानी थी। और इसका संस्थापक राष्ट्रकूट, ध्यान रखिएगा, देखिए इसको थोड़ा से याद करना है हमें। बोल रहा है राष्ट्रकूट, कूट मतलब किसी को मारते हैं तो क्या कहते हैं? कूट। तो राष्ट्रकूट कूटिएगा तो क्या हो जाएगा? उसका दांत टूट जाएगा। तो राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग संस्थापक कौन हो जाएगा? और किसी को कूटिएगा तो उसका दांत टूट जाएगा, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश के समय ही आपको जो एलोरा और एलिफेंटा का जो मंदिर है, मतलब गुफा है, उसका निर्माण हुआ था। किसके समय? तो राष्ट्रकूट वंश के समय ही निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो सिंधु नदी तक था। कहाँ तक? सिंधु नदी तक था। और यह मौर्य वंश की गद्दी पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यह कब बैठा था? तो 322 ईस्वी में। 322 ईस्वी नहीं है, 322 बीसी होगा। क्या होगा? 322 बीसी मतलब ईसा पूर्व में बैठा था। और इसलिए जो मौर्य है, मौर्य किससे जो जैन धर्म, इसने तो जैन धर्म की शिक्षा ली थी, वो किससे? तब भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मुद्रा जो राक्षस पुस्तक है, उसमें इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ब्रिसल शब्द का। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रिसल शब्द इनके लिए, मौर्य के लिए प्रयोग हुआ है। ब्रिसल का अर्थ क्या होता है? तो निम्न कुल में जन्मा होता है व्यक्ति। और इन्होंने अपनी समाधि कहाँ ली थी? मतलब पानी में, जल में इन्होंने अपनी समाधि ले लिया था। कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इन्होंने जल समाधि ले ली थी उपवास करके। नेक्स्ट देखते हैं हम, समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो समुद्र का ज्वार भाटा है, इसमें गतिज ऊर्जा भंडारित होती है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या है? बोला है क्वेश्चन कि हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इसका अर्थ क्या है? तो एक साम्यवादी आदर्श होता है। क्या होता है? एक साम्यवादी आदर्श। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ क्या होता है? तो विक्रेता बाजार में क्या होता है? तो जो व्यापारी होते हैं उनको लाभ होता है। किसको लाभ होता है? व्यापारी को लाभ होता है। मतलब आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, मतलब जो वस्तु है, वस्तु की आपूर्ति उतना नहीं है लेकिन मांग अधिक है, तो इसमें क्या होता है? व्यापारी को लाभ होता है क्योंकि अधिक दाम पर बिकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है? वैध मुद्रा क्या है? तब वैध मुद्रा है करेंसी नोट। जो करेंसी नोट देखते हैं वो क्या है? तब वैध मुद्रा है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम है। कौन है? कम जनसंख्या में कम पूछेगा तो सिक्किम है। छोटा राज्य पूछेगा तो एक गोवा है। कौन है? गोवा छोटा राज्य है। और जनसंख्या घनत्व में, और एक जनसंख्या घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व में अधिकतम किसका, कौन राज्य है अभी? तो बिहार है। कौन है? बिहार और जनसंख्या घनत्व में अधिक है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे कम है, वहाँ पर 1 किलोमीटर वर्ग में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में जो उच्च न्यायालय है सबसे पहले, ये उच्च न्यायालय बोल रहा है, उत्तम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था?
तो 3 जगह हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ये 1900 नहीं 1861 के एक्ट के तहत 1862 में इसकी स्थापना तीनों को हुई थी। कहाँ कहाँ? तो कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1774 के एक्ट के तहत हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो हाई कोर्ट है वो कितना है? तो 25 हाई कोर्ट में। कितना हाई कोर्ट है भारत में? अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। और जो हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है वो किस आर्टिकल में है? तो हाई कोर्ट के बारे में 214 से 232 तक है। कितना तक? 214 से 232 तक हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला था। इन्होंने 1906 से ही मांग किया था पृथक निर्वाचन का, और 1909 में इनको पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, क्योंकि उनकी नीति थी कि फूट डालो और राज करो। और जो 1919 के भारत परिषद अधिनियम है, इसके अध्यक्ष मतलब इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया? तो 1909 में। ये भी क्वेश्चन आता है जिसमें मार्ले और मिंटो, मार्ले कौन थे? तब भारत की तरफ से ब्रिटेन में सचिव थे। मार्ले कौन थे? सचिव थे भारत की ओर से ब्रिटेन में। और मिंटो उस वक्त कौन थे? तब मिंटो वायसराय थे। क्या थे? मिंटो वायसराय। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था? मतलब मनुष्य को सबसे पहले चांद पर कौन सा अंतरिक्ष यान ले गया था? तो अपोलो ले गया था। इसका नाम अपोलो 11 है। क्या नाम है? अपोलो 11 नाम है इसका। यह किस देश का है? तो यह अमेरिका का है। और यह कब गया था? तब 20 जुलाई, मतलब गया था पहले, लेकिन 20 जुलाई 1969 को चांद पर इसी मतलब अपोलो 11 से गए थे जो वैज्ञानिक, जो नील आर्मस्ट्रांग है, वो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर वाल किए थे, मतलब उतर कर वहाँ पे घूमे थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। और उन्होंने कितने मिनट तक चंद्रमा की सतह पर रुका था? तब 20 मिनट। कितना? 20 मिनट उन्होंने चंद्रमा की सतह पर रुका था। और पहले व्यक्ति चंद्रमा पर कदम रखने वाले तो नील आर्मस्ट्रांग हो गए। दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो एडविन बज थे। कौन थे? एडविन बज थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। और IMF का भी मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल जो है वो पहली बार 1930 में आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का। और राष्ट्रमंडल जो खेल है पहली बार 1930 में आयोजन हुआ। इसमें भारत कब से पार्टिसिपेट करता है? तो भारत आपको 1934 से मतलब इसमें भाग लेता है। और पहला जो हुआ था 1930 में, यह कहाँ पर हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और हाल ही में जो 2022 में हुआ है राष्ट्रमंडल खेल, वो कहाँ पर हुआ है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में इसका आयोजन हुआ। और जो 2026 में होगा वो कहाँ होगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। और जो 2022 में हुआ इसमें भारत कौन से स्थान पर था और कितने पदक जीता था? तब भारत चौथे स्थान पर था और 61 पदक के साथ था। कितना? 61 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर था। और इसमें भारत कितना स्वर्ण पदक जीता था? तब 22 स्वर्ण पदक के साथ 61 पदक टोटल भारत ने जीता था। और इसका जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ उसमें भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे वो कौन कौन थे? तो ध्वजवाहक क्वेश्चन पूछता है तब PV सिंधु और मनप्रीत थी ध्वजवाहक थे। कौन कौन? PV सिंधु और मनप्रीत थी। और इसका शुभंकर क्या था? तब पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल इसका शुभंकर था। नेक्स्ट देखते हैं हम। दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। क्यों? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण उसका जो स्वाद है वह खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कौन जो है क्लोरोफिल का घटक इसमें नहीं है?
तो कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और कार्बन तीनों है। मैग्नीशियम के कारण ही उसका रंग, जो पत्ती का रंग होता है, हरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डेंगू ज्वर का कारण क्या है। तो डेंगू ज्वर का कारण जो है वो है, क्या होता है, वायरस है। क्या है, डेंगू ज्वर का कारण वायरस है। और इसमें वायरस है, इसमें क्या होता है कि आरबीसी की उम्र घट जाती है। मतलब आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, 120 दिन होता है। जो उसकी उम्र है वो घट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है, तो यह ब्लड को प्रभावित करती है। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला कि जो रक्त की आयु है वो घट जाती है, रक्त की आयु नहीं घटती है। उसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है, आपको प्रतिरोधक क्षमता शरीर का, वो घट जाता है। और थैलेसीमिया जो बीमारी है, इसमें आपको क्या होगा कि आरबीसी की उम्र घट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है, तो आयात को महंगा कर देता है। मतलब जो बाहर से, अदर कंट्री से जो वस्तु आ रहा है वो क्या हो जाती है, अवमूल्यन के कारण महंगी हो जाती है। भारत में अवमूल्यन अभी तक कितनी बार हो चुका है, तो आपको 1949 में हुआ है, 1966 में, और फिर से 1991। कब कब, 49, 66 और 91, 3 बार हुआ है। अवमूल्यन में क्या होता है कि जैसे अभी आप सुने हुए कि भारत के 80 रुपये का मूल्य अमेरिका के $1 के बराबर है। मतलब अमेरिका का $1 है ये, और भारत के मतलब 80 नहीं, मतलब लगभग 80 रुपया है। तो अमेरिका का $1 भारत के 80 रुपये के बराबर है। तो यही होता है अवमूल्यन। इससे क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दाखिल भारत में कब हुआ था। मतलब जो संसद में आप सुने होंगे शून्यकाल 1 घंटा का होता है। तो भारतीय संसद में कब शामिल हुआ था, तो यह 1962 में शामिल हुआ था। और यह किस देश के देन है, मतलब कहाँ से लिया गया है, लिया गया नहीं, इसको भारत ने ही शून्यकाल की, भारत की ही देन है। क्या, तो शून्यकाल किस देश की देन है, तो भारत का। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेखानुदान का अर्थ है। लेखानुदान का अर्थ क्या होता है, तो लेखानुदान का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो वह होता है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। ऑप्शन डी होता है। और जो लेखानुदान है वो किस आर्टिकल में है, तो लेखानुदान आपको 116 के कम है। कितना है, 116 के कम है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है। तो जो आर्थिक अधिकार है इसको भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। किस पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पश्चिमी पवन को। किसको, पश्चिमी पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं कैसी होती हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की कक्षाएं होती है वह दीर्घवृत्तीय व परवलयाकार होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और जो इसमें सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो ऐसे कहीं कहीं देखे होंगे आप कि 8 मिनट 20 सेकेंड होता है या 500 सेकेंड होता है। लेकिन एक्चुअली में होता है कितना, 8 मिनट 16 सेकेंड होता है। और प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट देखते हैं, अभिनव तारा क्या है। अभिनव तारा जो है वह एक प्रकार का क्या है, तो अभिनव तारा जो है वह एक मरणासन तारा है। क्या है, एक मरणासन तारा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। कीमत में वृद्धि किस कर से नहीं होता है, तो जो आयकर है इससे कीमत में वृद्धि नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति देता है, तो 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, महासागरों और सागरों में उठने वाले किस, और ये जो संविधान संशोधन है यह कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
महासागर और सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो इसके लिए उत्तरदायी कारक उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और सूर्य का गुरुत्वीय बल सभी होता है। नेक्स्ट, समोच्च रेखाएं हैं। समोच्च रेखा क्या है? तो समोच्च रेखा जो है वो है समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सी रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर होता है चाय की खेती, क्योंकि चाय की खेती में वर्षा अधिक चाहिए और तापमान मीडियम रहना चाहिए, और वर्षा अधिक चाहिए लेकिन पानी के जमाव नहीं चाहिए, पानी बह जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, और जो नेक्स्ट देखते हैं, मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकरण में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो इसको डिकम्पोजन कहते हैं, मतलब अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, लोक कल्याण और नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें धम महापात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धम महापात्र। और इसमें जो रजुक है, ये रजुक क्या था? तो यह न्यायाधीश था, न्यायाधीश को रजुक कहा जाता था। और जो अमात्य है, इसको जो राजा के जो सहायक मंत्री होते हैं उसको क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। और एक है युक्त। युक्त किसको कहा जाता था? तो जो सचिवालय का प्रधान होता था उसको युक्त कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? तो किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंदू शाह हो जाएगा। क्या होगा? चंदू शाह के कहने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। और इसका जो और इन्हें जो मृत्यु दंड दिया गया था वो क्यों दिया गया था? तो खुसरो के सहयोग के कारण दिया गया था। खुसरो के इन्होंने जो गुरु अर्जुन देव है सहयोग किया था जहांगीर से लड़ने के लिए, इसीलिए इनको मृत्यु दंड दिया गया था। और जो आदि ग्रंथ है, सिखों का आदि ग्रंथ, इसकी रचना किसने किया था? तो अर्जुन देव ने ही किया था। और अमृतसर में जो हरमंदिर साहब है उसका निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही कराया था। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक माना जाता है। और जो अस्थायी बंदोबस्त आया था वो किसके समय आया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस के समय ही आया था। नेक्स्ट, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना जाता है? तो नाजी द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना जाता है? तो मीन कैफ को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह सूरत में थी। कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? तो यह निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर किया जाता है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है वो कौन निकलता है? तो वह एनएसओ करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और प्रथम जो भारत का जो राष्ट्रीय आय निकाला था प्रति व्यक्ति, वो किसने निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। कब? तो 1968 में इन्होंने निकाला था। नेक्स्ट देखते हैं हम, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है किनके बीच? तो सरकार की संघीय व्यवस्था में जो शक्तियां है वो किसके बीच बटी होती है? तो केंद्र और इकाइयों के बीच बटी होती है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रधान होता है वो होता है सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। और संघ लोक जो सेवा आयोग है इसको नियुक्ति, जो इसका अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और पीछे मैंने एक क्वेश्चन में इसमें मैं बताया हूँ कि प्रति व्यक्ति आय पहली बार किसने निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और 1968 बोला हूँ, जो शायद 1968 नहीं होगा, शायद 1868 हो सकता है। ऐसे आप थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब संसद का जो सत्र है वो अच्छा से नहीं चलता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो अध्यादेश जारी करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत, तो 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो 213 के तहत। किस के तहत, 213 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। और राष्ट्रपति का तो अध्यादेश है वो कितने माह तक रहता है, तो 7.5 माह तक रहता है। लेकिन जब संसद का सत्र प्रारंभ हो जाए तो इसे 6 सप्ताह में मंजूरी देना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। पंचशील का एक सिद्धांत जो है वो क्या नहीं है, तो गुट निरपेक्ष जो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। और पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, तो 1954 में हुआ था। किसके बीच, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था, तो यह किसने दिया था, तो एम.एन. राय ने दिया था। किसने, एम.एन. राय ने। संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था, तो एम.एन. राय ने दिया था। और पूछेगा कि जो संविधान सभा है इसमें स्वराज जो शब्द का प्रयोग है इसको सबसे पहले किस पार्टी ने दिया था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार दिया था। सॉरी, क्वेश्चन क्या है कि मतलब संविधान सभा के बारे में किस पार्टी ने दिया था विचार, तो स्वराज पार्टी ने। कब, तो 1934 में। कब, 1934 में संविधान सभा का विचार दिया था। नेक्स्ट, IUCN द्वारा क्वेश्चन क्या है, IUCN द्वारा नॉन इवैल्यूटेड से एक्सटिंक्ट तक जीवों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब जो IUCN है वो रिकॉर्ड जारी करता है, उसके अनुसार जो जीव है उनको कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो 9 श्रेणी में बांटा गया है। जैसे जलीय जीव का जो रेड डाटा बुक जारी होता है, एक स्थलीय जीव का जारी होता है, तो ऐसे ऐसे 9 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मिलान करना है कि दर्शन और प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन के कौन है, तो सांख्य दर्शन के हो जाएगा कपिल। कौन हो जाएगा सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन के कपिल हो जाएंगे। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के उणुक या कलाद हो जाएंगे। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 जो ऑप्शन नंबर बी में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, महात्मा बुद्ध से संबंधित दिया है और इसमें उनका विषय दिया है, स्थान दिया है, इसको मिलाना है। तो देखते हैं हम, बोल रहा है कि जन्म उनका कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर, लुम्बिनी, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। और महाभिनिष्क्रमण क्या है, महाभिनिष्क्रमण यह कपिल वस्तु से संबंधित है। महाबोधि कहाँ, तो गया से। महाबोधि मतलब उनको बुद्ध नाम कब पड़ा था, तो गया जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, तो पहला उपदेश इनका जो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ बनारस यूपी में दिए थे। अंत में है महापरिनिर्वाण क्या है, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो यह कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाए। तो अकबर का जो सैन्य अभियान है इसको कालक्रम में मतलब कालक्रम में सजाना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कब होता है। तो मालवा विजय कब अकबर ने किया था, तो 1561 में। गुजरात विजय कब, तो 1572 में गुजरात विजय किया था। कश्मीर विजय कब, कश्मीर विजय 1586 में। उसके बाद जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1576 में। असीरगढ़ विजय कब हुआ था, तो असीरगढ़ 1601 में। और यह अंतिम अभियान था अकबर का। सिंध विजय कब हुआ था, तो सिंध विजय हुआ था आपको 1591 में। कब, 1591 में सिंध विजय अकबर ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा, इसको अगर क्या बैठाना है, तो कालक्रम में, मतलब कालक्रम में इसको बैठाना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
पहले 1561, उसके बाद 1572, फिर हो जाएगा 1576, फिर 1586, उसके बाद सिंध विजय 1591, उसके बाद असीरगढ़ 1601 जो अकबर का अंतिम अभियान था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मैथ आ गया जो इसको हम बनाएंगे। बोल रहा है कि 3 माह के लिए 1080 रुपये का निवेश करने पर 27 रुपये का ब्याज आता है, तो सालाना साधारण ब्याज की दर क्या थी? इसमें ब्याज कितना दिया है? ब्याज दिया है कितना? 27 रुपये ब्याज दिया है। और मूलधन कितना है? तो 1080 रुपया मूलधन है। और कितना टाइम के लिए? तो 3 माह के लिए दिया है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इसको हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे। तो वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग कर देंगे और उसके बाद हमें तो रेट निकालना है, मतलब आर निकालना है। या 0 से 0 कट गया और उसके बाद 3 से 4 बार में 3 चौके 12 और 4 से 108 कटिएगा तो 27 बार में कट जाएगा। 27 से 27 कट गया और यहाँ पर बचा है क्या हमारा? तो 10 बचा है। तो रेट कितना आ जाएगा? तो रेट आपको आ जाएगा 10%। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। महात्मा गांधी के किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में भूख हड़ताल का कब प्रयोग किया था? तो इन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह में किया था। कब? अहमदाबाद सत्याग्रह में भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। और यह कब हुआ था? तो 1918 में। कब? 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह में इन्होंने मतलब भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग किया था। किसने? गांधी जी ने। और एक खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह है, इसमें इन्होंने क्या किया था? तो इसमें कर नहीं दो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रायद्वीपों, नेक्स्ट क्या है? भौगोलिक उपनाम दिया है और महादेश दिया है। तो किस महादेश को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो इसको मिलान करना है। बोल रहा है प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि अधिकतर वहाँ पे जो देश है वो क्या है? तो समुद्री देश है। दूसरा में क्या है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। प्यासी भूमि का महाद्वीप इसे यह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। तो जो भारत का पूरा विश्व के दक्षिण में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या है? तो आंसर है 4125। 4125 जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा जो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक अन्य 3 से मूल रूप से भिन्न है? कौन जो है वो अन्य 3 से भिन्न है? तो परासरब तरंगे जो है अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पौधे में जाइलम ऊतक निम्न में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम जो ऊतक है पौधा में वह पानी का और खनिज लवण का परिवहन करता है। खाद्य पदार्थ का को जो परिवहन करता है वो फ्लोएम होता है। कौन होता है? फ्लोएम, जो खाद्य पदार्थों को परिवहन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो डायमंड जो बोला जाता है वह बेसबॉल के खेल परिषद को डायमंड कहा जाता है। नेक्स्ट मैथ आ गया, ताइए उसको हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है किसी कीबोर्ड को 15% और 25% के हानि पर बेचने पर 50 रुपये का अंतर आता है, तो कीबोर्ड का लागत मूल्य क्या है? तो 15% और 25% के हानि पर बेचने पर 15 रुपये का अंतर आता है। तो अंतर इन दोनों में कितना है? तो 10% का। परसेंटेज में 10% और रुपये में 50 रुपया। तो 10% का वैल्यू 50 दिया है तो हमें 100 का निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, तब बचा कितना? 500 बचा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन जो बोनापार्ट है यह फ्रांस का निवासी था। इसने इंग्लैंड को क्या कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 याद रखेगा। कब? तो 1789, मतलब 1789। नेक्स्ट, एपी कल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है?
तो यह शहद उत्पादन मतलब मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है? तो बिहार में गंगा नदी का जो लंबाई है वो 425 है। कितना है? 425 है। और गंगा नदी भारत के किस जिले में प्रवेश करती है? तो चौसा के पास प्रवेश करती है बिहार में, और बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। कितने जिले से? 12 जिलों से। और गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है? तो 25-25 किलोमीटर हो जाएगा। और गंगा नदी गंगा कब कहलाती है? तब भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फतिमा बीबी थी। कौन? एम फतिमा बीबी। और उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कहेगा वो कौन थी? तो उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी। कौन? लीला सेठ उच्च न्यायालय में थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो जो धन विधेयक है इसे राज्यसभा में पहले नहीं पेश किया जाता है, इसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में है। किस में है? 109 में है। अब से पूछेगा कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वह 109 में है। और राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई? तो क्रांति के पश्चात अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1904 में। कब? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा से मिल जाती है? तो गंगा से कर्मनाशा नदी कहाँ पर मिलती है? तो चौसा के निकट मिलती है। नेक्स्ट, रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रोल ऑन इन जो शब्द है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको हॉकी खेल से। किससे? हॉकी खेल से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हॉकी से कुछ प्रमुख कप है। कौन कौन? तो बेटन कप है, रंगास्वामी कप है, आगा खा कप है, नेहरू ट्रॉफी है, इंदिरा गांधी गोल्ड है। ये सब हॉकी से संबंधित है। और जो खेल दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन पुरस्कार? मतलब खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसी का नाम बदलकर अब हो गया है क्या? तो आपको हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इसकी राशि कितना है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की? तब 25 लाख रुपए राशि है। और 2022 में जो लास्ट 2022 में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? तो शरद कमल को दिया गया है। किसके? शरद कमल को दिया गया है, जो क्या है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को दिया गया है। और 2022 में जो आपको राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसके अंत का जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो शरद कमल ही थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आइए, मैथ आ गया, इसको हम लोग बनाएंगे। क्या क्वेश्चन बोला है कि एक किला में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। तब पहले 1200 हो जाएगा, 1200 गुने 28 इतना कर देना है। उसके बाद बोला है कि 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले तो 4 दिन हमारा कितने सिपाही थे? तो 1200 थे। उसके बाद बोला है कि 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध सामग्री 32 दिनों तक चलती है। तो 32 दिनों तक चलती है कौन? तो उपलब्ध सामग्री। तो पहले हम 1200 माइनस x कर देंगे, मतलब एक सिपाही चले गए और इसमें 32 से गुना कर देंगे, जिसके इतना करके आप सॉल्व करिएगा तो जो x का मान आएगा वो 300 आएगा। मैं हिंट कर दिया हूँ, वहाँ से वीडियो पुश करके न दे के बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, मध्यरात्रि में गायन काल का राग क्या है? मध्यरात्रि में जो गायन काल का राग है वो क्या है? तो राग वागसिरी है। क्या है? राग वागसिरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किसने कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए?
तो यह कथन किसका है? तो यह न्यायमूर्ति ए एस आनंद का है। किसका? न्यायमूर्ति एस आनंद का है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु के जो नीलगिरी पहाड़ी है वहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और बाकी सब जो अधातु है वो ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें तो एक ही द्रव है जो लाल द्रव आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किसे ऑक्सीजनेट वाटर कहते हैं? ऑक्सीजनेट वाटर किसे कहते हैं? तो H2O2 को कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजनेट वाटर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन नहीं है? तो लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज किसका उदाहरण है? तो लैक्टोज जो है यह डाइसेकेराइड का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का जो मुख्यालय है वह स्थित है कहाँ पर? तो वह ग्लैंड में है। कहाँ पर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन क्या है? तो हाल हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है, इसका क्षेत्रीय जो कार्यालय वह कहाँ पर खुला है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में खुला है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, वहीं पर खुला है। नेक्स्ट, इंटरसर्ट यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय PSU कौन है? तो ONGC है। और भारत ONGC जो है क्या है? तो भारत की महारत्न कंपनी है। और एक है ONGC विदेश है। ONGC जो विदेश है उसको हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, जो विदेशों में सिर्फ काम करती है, भारत में काम नहीं करता है। और जो अभी तक वर्तमान में जो महारत्न कंपनी है भारत में कितना है? तो 13 है। 13वीं कौन बनी है हाल ही में? तो ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है वो 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। और इससे पहले इसी साल 12वीं महारत्न कंपनी बनी थी कौन? तो REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बनी थी। और 11वीं क्रम की इसी साल बनी है कौन? तो PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बना था, वो 11वें क्रम का था। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस शिक्षण संस्थान ने सुसाइड ड्रोन कॉम्युनिकेज का यहाँ पर विकास होगा विकास किया है? तो किस संस्थान ने किया है इसका विकास? तो IIT कानपुर ने किया है। नेक्स्ट, G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है गुरुग्राम में हुआ है। नेक्स्ट, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी हैं। नेक्स्ट, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन समूह में शामिल हुआ, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है वो आपको हुआ था कब? 2022 में। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो किसके साथ भारतीय चुनाव आयोग ने किया है? पनामा के साथ। और चुनाव निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नहीं, किस भाग में है? तो भाग 15 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस IIT ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए हैं? तो किस IIT ने विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर है ने विकसित किया है, जो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और विश्व का प्रथम, मतलब विश्व का नहीं, एशिया का प्रथम IT कॉलेज कौन है? तो IIT खड़गपुर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट देखते हैं हम, मई 2023 में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है? तो नूरी को लॉन्च आपको किसने किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ईरान ने किया है। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कमलेश वासरेन और अमरजीत सिंह दोनों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट,
किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की नई किस्म की विकसित किया है? तो इसको किसने विकसित किया है? तब पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु किस देश ने एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है? तो UAE ने गठित किया है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का थीम क्या था? तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का जो थीम था, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की 40 kg कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है ज्योत्सा सबर ने जीता है। किसने? ज्योत्सा सबर। और इसमें जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें जो समापन समारोह था उसमें ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो शरद कमल और निखत जरीन थे। कौन? शरद कमल और निखत जरीन। और जो शरद कमल है इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान देश कौन है? तो यह है भारत। नेक्स्ट, मार्च 2023 में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? तो यह किया है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर हमारा जो बिहार एसआई का सेट नंबर 20 का शॉर्ट क्वेश्चन था वहाँ यह समाप्त होता है। और वीडियो में अगर कुछ कमी रहता है तो कमेंट करिए ताकि हम सुधार करें, और वीडियो को शेयर करिए ताकि मुझे कुछ हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी साथी को शेयर करिए ताकि उन तक भी एक छोटा सा हेल्प मेरा पहुंच सके। और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा, और हम बिहार एसएससी का जो 12th लेवल वाला एग्ज़ाम है उसका भी आपको सेट प्रैक्टिस कल या परसों दिन मिल जाएगा एक। नेक्स्ट, थैंक दोस्तों।